क्लास नाइन्थ चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, आपको आपके एनसीईआरटी में 1789 से लेकर 1815 तक की स्टोरी ही पढ़नी है। ठीक है, 1789 से लेकर 1815 तक में फ्रांस में क्या क्या हुआ, कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए, उन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और यही वो टाइम पीरियड है जिस बीच पूरे फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। चलिए उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, फ्रेंच जो फ्रांस था उसमें डायनेस्टी कौन सी रूल कर रही थी, तो याद रखिएगा बर्बन डायनेस्टी। वो बर्बन बिस्किट वाला समझते हैं ना, बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी यहाँ पे। ठीक है, उस समय बर्बन डायनेस्टी के जो किंग थे लुईस 16 थे। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं 1789 जुलाई 1789 को पेरिस सिटी में, याद रखिएगा कहाँ पे, पेरिस सिटी में जो है र्यूमर फैला कि जो है किंग क्या करने वाला है, वो जनता को मारने का उसने आदेश दे दिया है। ठीक है, और जनता कंटिन्यूअस किंग जो है अपनी आर्मी को भेज चुके हैं सिटी के अंदर, और उनका काम है सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन सबको मार दिया जाए। ठीक है, तो इस र्यूमर अफवाह के कारण जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन सब ने जो है अटैक करना स्टार्ट कर दिया। बिल्डिंग्स जो थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी, उनके ऑफिशियल्स ऑफिसेस थे, उन सब पे अटैक किया। किस लिए अटैक कर रहे थे कि उनको भी आर्म्स एंड एमिनेशंस, वेपन्स वगैरह मिल जाए, फ्रेंच आर्मी का सामना कर सकें। ठीक है, इसी में एक बास्टाइल पैलेस इंसिडेंस आता है। बास्टाइल याद रखिएगा, बास्टाइल देखिए सामने एक फोटो पड़ी हुई है आपके सामने, आई होप सभी को दिख रही होगी। तो इस बास्टाइल किले को पर्टिकुलर एक डेस्पोटिज्म की निशानी माना जाता था। याद रखिए डेस्पोटिज्म मतलब क्या होता है, डेस्पोटिक मतलब निरंकुश पे किंग जिसको चाहता था उसको जेल में डाल देता था बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, तो यहाँ पे ये बास्टाइल पैलेस इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो लोगों की इससे काफ़ी दर्दनाक यादें जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो लोग इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रूशियल कंडीशंस को याद करते थे। अब समझिएगा, इस बार सबसे पहले लोगों ने अटैक किया इस बास्टाइल पैलेस पे। ठीक है, बास्टाइल पैलेस पे अटैक किया और वहाँ पे जो भी सोल्जर्स कमांडर्स थे उन सबको मार दिया और प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, बास्टाइल पैलेस पे अटैक करने का एक और एम था कि ये राजा का एक पर्टिकुलर एक जेल की तरह था, तो यहाँ पे आर्म्स एंड एमिनेशन जरूर होंगे। पर उन्होंने अटैक करने के बाद देखा कि यहाँ पे आर्म्स एंड एमिनेशन कुछ भी ज़्यादा मात्रा में नहीं है। ठीक है, ये बास्टाइल पैलेस की एक स्टोरी थी। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जो फ्रांस की जनता थी वो कंटिन्यूअस रिवोल्ट कर रही थी हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के लिए। ठीक है, जो कहें तो रोटी, ठीक है, कॉमन फूड, मतलब जो लोगों की डेली वेजेस नीड हैं उसके लिए जो है कंटिन्यूअस फ्रांस की पीपल प्रोटेस्ट कर रही थी। ठीक है, और इसी के कारण ये स्टार्टिंग थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। यहाँ से धीरे धीरे एक चेन बनती जाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, और ये रिवोल्यूशन कंटिन्यूअस चलता रहता है जब तक कि राजा को एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता, मतलब उसे फांसी पर चढ़ा नहीं दिया जाता। ठीक है, उसके गला को उस समय एक सज़ा दी जाती थी जिसे गुलेटिन कहते थे, याद रखिएगा। तो गुलेटिन जब तक किंग एंड क्वीन को नहीं कर दिया जाता तब तक ये रिवोल्यूशन चलता है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए पीपुल्स मिलिशिया एक लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए क्या है। कॉमन पीपल आर्मी, जब जनता को पता चला था कि किंग ने ऑर्डर दे दिया है कि कॉमन पीपल्स को मारने का, तब लोगों ने 7000 अप्रॉक्स पीपल्स थे, उन सब ने मिलकर एक आर्मी फॉर्म की। इसे ही पीपल्स मिलिशिया कहा गया। मिलिशिया याद रखिएगा, एनसीआर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि मिलिशिया की मीनिंग बताइए, व्हाट इज मिलिशिया, व्हाट डू यू मीन बाय मिलिशिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज रहे हैं, तो 3 कॉजेज रहे हैं। सबसे पहला पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कॉज, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो कारण रहे हैं जिस कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेज को देखते हैं। लुईस 16 उस समय राजा था, 1774 में से गद्दी मिली थी, याद रखिएगा। तो इसके बाद क्या हुआ, जब वो गद्दी पर बैठा तो फाइनेंशियल क्राइसिस से उसकी कंट्री जूझ रही थी। ठीक है, उसका किंगडम फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। रीजन क्या था, 16 से पहले लुईस 15 जो किंग थे, इनके फादर, उन्होंने 7 ईयर वॉर्स में पार्टिसिपेट किया था। किसके अगेंस्ट, ब्रिटेन के अगेंस्ट। तो उसी समय फ्रांस जो है वो पर्टिकुलर पूरी तरह से डेट में चला गया। डेट मतलब कर्ज में। ठीक है, याद रखिएगा डेट में चला गया। तो अब यहाँ पे लुईस 16 जब 1774 में गद्दी पर बैठे तो उन्होंने भी जो है क्या, अमेरिकन जो कॉलोनीज थी, याद रखिएगा अमेरिकन कॉलोनीज के बारे में, अगर अमेरिकन इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है 1776 से 1783 तक अमेरिकन इंडिपेंडेंस की वॉर चलती है, जिसमें फ्रांस ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ठीक है, ये बात समझ में आई, फ्रांस ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो लुईस 16 ने इस चीज़ में अमेरिका के कॉलोनीज़ को आज़ाद कराने के लिए कंटिन्यूस अपनी आर्मी, सोल्जर्स, पैसे, रुपए, हर तरीके से मदद की। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, पूरे फ्रांस पे डेट बढ़ गया। तो
किंग ने क्या किया, टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। ठीक है, टैक्सेस क्यों इंक्रीज करने पड़े, क्योंकि खर्च को बहुत ज़्यादा थे, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। रीज़न, आर्मी को मेंटेन करना था, कोर्ट को मेंटेन करना था, गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़ को रन करना था, जिनके कारण उनको किंग को टैक्स बढ़ाना पड़ा। ठीक है, अब आगे देखिए सोशल कॉजेज में क्या है। ये सबसे पहले एक छोटा सा चार्ट देखिए, अगर आप, आई होप आप सबको क्लियर दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेज, जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थे। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेज नोबिलिटी, थर्ड स्टेट आपके बिग मर्चेंट्स, पुअर पीपल्स, पीजेंट्स, ये सारे के सारे लोग हैं। ठीक है, अब इसमें समझिए जो क्लर्जी थी, क्लर्जी में कौन कौन आता था, चर्चेस, फादर्स, पोप्स, ये सब लोग क्लर्जी स्टेट में। जैसे अपने यहाँ सबसे देखा जाए तो जो कास्टिज्म है उसमें सबसे ऊपर कौन है, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, तो उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर पोप है, उसके बाद सेकंड नंबर पे नोबिलिटी में कौन आएगा, किंग्स और उसके रिलेटिव्स, मतलब एरिस्टोक्रेट्स, नोबल पीपल्स, कॉमन जो भी रिच मर्चेंट्स थे वो सारे के सारे नोबिलिटी में आते हैं। थर्ड स्टेट में वही बाकी सारे के सारे कॉमन पीपल। तो अब देखिए जो 90% पॉपुलेशन वॉज डोमिनेटेड बाई द पीजेंट्स बट ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ, अब यहाँ समझिएगा 90% पॉपुलेशन यहाँ पे पीजेंट्स, फार्मर्स, कॉमन पीपल्स की थी, और उन सब के पास लैंड्स का जो अमाउंट था वो काफ़ी कम था। ठीक है, वहीं पे जो 60% लैंड थी वो बिलोंग करती थी क्लर्जी एंड नोबिलिटी को। याद रखिए क्लर्जी एंड नोबिलिटी को कितने परसेंट लैंड बिलोंग करती थी, 60%। ठीक है, तो ये एक सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी। ठीक है, आप देख रहे हो कि रिसोर्सेज लोगों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब यहाँ पे एक बात और समझिएगा, जो क्लर्जी एंड नोबिलिटी थी इनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, और इनको बर्थ से ही अपने प्रिविलेजेस मिल जाते थे, बर्थ राइट इंजॉय करते थे। ठीक है, और थर्ड स्टेट्स को सारा का सारा टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, ये एक फोटो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे पर्टिकुलर पोप एंड किंग और एक कॉमन पीपल्स के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो ये शो कर रहा है उस समय का सोसाइटी की हालत को। ठीक है, अब यहाँ पे दो और चीज़ें दी हुई हैं, देखिए टिथे एंड टेले, ये दो टाइप्स के टैक्सेस थे जो कलेक्ट करते थे उस समय क्लर्जी एंड नोबिलिटी क्लास के लोग। ठीक है, टिथे क्या था, देखिए टैक्स लिव्ड बाय द चर्च कंपेरिजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो चर्च टैक्स लगाता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 1/10 पार्ट जो है क्लर्जी क्लास कलेक्ट करता था। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सपोज करिए आपने 100 कुंटल अनाज उत्पन्न किया है, तो उसमें से उसका 10th पार्ट जो है वो आपका क्लर्जी स्टेट ले जाएगा। ठीक है, टैले कौन था, टैले टैक्स वो था जो नोबिलिटी या किंग कलेक्ट करता था। ठीक है, कॉमन पीपल्स थे। तो ये बड़े बड़े टैक्सेस थे जो डायरेक्ट क्लर्जी एंड नोबिलिटी इंक्लूड मतलब कलेक्ट करते थे। लेकिन याद रखिएगा क्लर्जी एंड नोबिलिटी खुद टैक्स पेयर्स नहीं थे, ये टैक्स पे नहीं करते थे। आप सबके लिए यहाँ एक क्वेश्चन है कि ओल्ड रिजीम क्या था, ओल्ड रिजीम क्या होता है। ठीक है, सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर पूछेंगे। ठीक है, इकोनॉमिकल कॉजेज देखें तो देखिए जो पैलेस ऑफ वर्साइल, याद रखिए काफ़ी एक्सपेंसिव पैलेस था, बहुत बड़ा सा, मतलब इसमें सारी की सारी फैसिलिटीज़ थी। तो जहाँ पूरे फ्रांस में इकोनॉमिकल क्राइसिस, सोशल क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस मची हुई है, वहीं पे यहाँ पे राजा और रानी अपने आराम से पूरी तरह से रह रहे थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ईजिली सर्वाइव कर रहे थे ये। ठीक है, और देखिए इकोनॉमिकल क्राइसिस में जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट कराया था इन्होंने, तो उसके कारण जो डेट में चला गया था। ठीक है, और किससे लड़ रहे थे, याद रखिएगा ब्रिटेन से। किससे बेटा, ब्रिटेन से लड़ रहे थे, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके कारण जो वॉर इन्होंने लड़ी, इसके कारण 3 मिलियन लिब्रे का डेट इनके ऊपर आ गया। ठीक है, 3 बिलियन लिब्रे, लिब्रे क्या है, वहाँ फ्रांस की उस समय की करेंसी थी। ठीक है, जो बाद में 1789 के बाद एबॉलिश कर दी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, ख़त्म कर दी जाती है। क्या मुझे कोई बताएगा इस समय की फ्रेंच की करेंसी क्या है, जो लोग भी, जिन लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए जो ये पैसे हैं 3 बिलियन लिब्रे इन्होंने लिए किससे होंगे, बड़े बड़े मनी लेंडर्स से। तो वो लोग क्या करने लगे, ऑब्वियस सी बात है कोई आपको लोन देगा तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो इन मनी लेंडर्स को इंटरेस्ट चार्ज करते थे 10%। ठीक है, तो उसके लिए जो किंग था उसे 10% इंटरेस्ट लोन पे देना पड़ रहा था। और एक बात और याद रखिएगा, फ्रांस की पॉपुलेशन अचानक से 1789 के आसपास 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई, जिसके कारण फूड ग्रेन्स की डिमांड अचानक से बढ़ गई। ठीक है, ये 3 मेजर कॉजेज थे आपके पॉलिटिकल क्राइसिस या आपके जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण थे। ठीक है।